हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल वीएम क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को चैप्टर 2 जो बहुपद है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारा यह बहुपद का बेसिक क्लास है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर 2 में पढ़ना है बहुपद। तब सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए बहुपद। बहुपद बहुपद तो बहुपद का परिभाषा लिखेंगे कि जिस संख्या में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के परिभाषा बोल रहा है कि जिस संख्या में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या रह गए तो वह हमारा बहुपद होगा। हम पूर्ण संख्या के बारे में चैप्टर 1 बताने से पहले हम बेसिक क्लास में पूर्ण संख्या के बारे में बता दिए थे कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है। तब बोल रहा है कि चर। तब सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या होता है। तो अगला हेडिंग डालिए चर। तो चर का परिभाषा लिखेंगे कि जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। तो चर के परिभाषा क्या लिखे कि जिस संख्या का मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे a b c x w डॉट डॉट ये सभी हमारा क्या हो गया चर। क्योंकि कोई भी संख्या के साथ कभी x तो कभी y तो कभी a तो कभी b आते रहता है। यानी कि हमेशा यह बदलते रहता है। तो बोल रहा है कि जिस संख्या का मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। तो चर आपको मालूम हो गया कि चर कहते हैं किसको। अब देख लीजिए बहुपद की परिभाषा में बोल रहा था कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे अब बहुपद के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x, y, x प्लस y ये सभी क्या है हमारा बहुपद है। क्योंकि जिसका पावर कुछ भी नहीं रहता है उसका पावर 1 होता है।
तो x के पावर कितना है, कुछ भी नहीं, तो एक। तो एक हमारा क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा चर का घात पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा बहुपद है। अब y के पावर भी एक है, तो यह हमारा बहुपद है। x प्लस वाई, ये भी हमारा चर है और चर का पावर एक है, यानी कि पूर्ण संख्या, तो यानी कि ये भी हमारा बहुपद। तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा और चर। तब अगला हेडिंग डालिए अचर। अब जानेंगे कि अचर क्या होता है। अचर, तो अचर के परिभाषा लिखेंगे कि जिस जिस संख्या का मान, जिस संख्या जिस संख्या का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। अचर के परिभाषा बोल रहा है कि जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे 5, 6, 3, 2 डॉट डॉट, ये सभी क्या है हमारा अचर। क्योंकि जहां पर भी ये 6 रहेगा तो ये 6 ही रहेगा, बदल के दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा अचर हो गया कि जिसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि कहीं पे 3 दिया हुआ है तो वह 3 ही रहेगा, बदल के 2 नहीं हो सकता है, तो उसे ही हम अचर कहते हैं। तो बहुपद हो गया हमारा, चर हो गया और अचर हो गया। तो अगर आप सभी लोग इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए। फिर हम अगला हेडिंग डालते हैं बहुपद के प्रकार। अब जानेंगे कि बहुपद हमारा कितने प्रकार का होता है। तो अगला हेडिंग डालिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। लिखेंगे बहुपद दो प्रकार का होता है। बहुपद दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता होता है। बहुपद दो प्रकार का होता है। पहला, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा, घात के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद दो प्रकार का होता है। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पहला उतारिए, पहला पॉइंट पद के आधार पर। अब जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के आधार पर तो लिखेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर बहुपद, बहुपद निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है।
निम्न प्रकार का होता है। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार का होता है। तब जानेंगे कि पद क्या होता है। जब जान जाएंगे कि पद क्या होता है तभी हमें ना पता चलेगा कि बहुपद पद के आधार पर कितने प्रकार का होता है। अब जानेंगे, लिखेंगे जिस संख्या के बीच में जिस संख्या के बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह होता है, जोड़ या घटाव का चिन्ह होता है, तब उसे हम पद के रूप में गिनते हैं। पद के रूप में गिनते हैं। तो पद जानने के लिए आपको यह पॉइंट जानना होगा, तभी आप पद के बारे में जान सकेंगे। तो बोल रहा है जिस संख्या के बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह होता है तब उसे पद के रूप में गिनते हैं। जैसे x ले लिए, तो x के बीच में नहीं जोड़ है नहीं घटाव है, यानी कि यह एक पद का बहुपद है। तो लिखेंगे कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये हमारा हो गया एक पदी बहुपद। अब दूसरा ले लीजिए x प्लस वाई। तो अब देख लीजिए इस दोनों के बीच में हमारा प्लस का चिन्ह है। अब देख लीजिए ये, अब दोनों के बीच में जब प्लस का चिन्ह है तो एक पद ए हो गया हमारा, एक पद ए हो गया। तब इसको लिखेंगे द्विपदी बहुपद। ए हो गया हमारा द्विपदी बहुपद, ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद। एक वाव ले लीजिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तब देख लीजिए यह भी हमारा ये दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यानी एक पद ए हो गया। फिर इस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो एक पद ए हो गया, एक पद जेड, दूसरा पद वाई, तीसरा पद एक्स हो गया। यानी कि हमारा त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि दोनों के बीच में जोड़ और घटाव का चिन्ह है। तो ये हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो आप सभी लोग को पद के आधार पर बहुपद समझ आ गया होगा। तो अब फिर अगला हेडिंग डालते हैं घात के आधार पर बहुपद। तो अगर आप सभी लोग इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम मिटा के घात के आधार पर बहुपद को बताएंगे। तब दूसरा पॉइंट लिखिए घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि घात के आधार पर
घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार का होता है। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। तो अब समझेंगे कि घात के आधार पर बहुपद हमारा कौन कौन सा हो सकता है। तो लिखे कि घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार का होता है। तो पॉइंट 1 में डालिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का परिभाषा लिखेंगे, जिस संख्या में चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते। उसे रैखिक बहुपद कहते। रैखिक बहुपद कहते। रैखिक बहुपद के परिभाषा लिखे कि जिस संख्या में चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई, ये सब क्या है हमारा रैखिक बहुपद, क्योंकि इस सभी का घात हमारा 1 है। तो ये सभी क्या हो गए हमारा रैखिक बहुपद। तो अब रैखिक बहुपद आप सभी लोग समझ गए होंगे। तब पॉइंट 2 में लिखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद का परिभाषा लिखेंगे कि जिस संख्या का अधिकतम घात जिस संख्या का अधिकतम घात जिस संख्या में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का परिभाषा बोल रहा है कि जिस संख्या में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि इस संख्या में चर का अधिकतम घात कितना है 2 और वाई का घात कितना है 1, जिसका घात कुछ नहीं रहता उसका 1। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। जैसे वाई प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। तो आपको घात के आधार पर बहुपद समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तब अगला हेडिंग डालेंगे कि त्रिघात बहुपद। तो अगर आप सभी लोग इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम मिटाकर
आगे लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तब अगला घात के आधार पर बहुपद जानेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का परिभाषा लिखेंगे कि जिस संख्या में जिस संख्या में चर का अधिकतम घात अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते, उसे त्रिघात बहुपद कहते, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा बोल रहा है कि जिस संख्या में प्रत्येक चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये क्या हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितने है 3, इसलिए हमारा यह त्रिघात बहुपद हो गया। तो आपको पद के आधार पर बहुपद बता दिए, फिर घात के आधार पर भी हम बहुपद बता दिए। तो अब अगला हेडिंग डालिए, बहुपद के व्यापक रूप। जानेंगे कि बहुपद का कैसा रूप होता है। तो अगला हेडिंग डालिए, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। तो सबसे पहला पॉइंट में डालेंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तब देख लीजिए, रैखिक बहुपद का परिभाषा बोल रहा था कि जिस चर का अधिकतम घात 1 हो से रैखिक बहुपद कहते। तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए हो गया हमारा रैखिक बहुपद क्योंकि इसका घात 1 है। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अब दूसरा में हेडिंग डालेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तब देख लीजिए, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई यानी वाई का घात 1 आई सी। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्योंकि इसका घात 2 है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। अब अगला हेडिंग डालेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। सॉरी, यहाँ लिखेंगे बी एक्स। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब अगला हेडिंग डालेंगे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप।
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 3, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। तो अगर आप सभी लोग के बहुपद का व्यापक रूप समझ आ गया होगा तो इसको उतारिए, फिर हम मिटा के आगे की हेडिंग डालते हैं। तब अगला हेडिंग डालेंगे ग्राफ से शून्यक निकालना। ग्राफ से शून्यक निकालना। अगला हेडिंग क्या हम डालें कि ग्राफ से शून्यक निकालना। जैसे कि कोई एगो हमारा यह ग्राफ दिया रहेगा, ये हो जाएगा हमारा x, इधर हो जाएगा -x, इधर y और नीचे हमारा -y। तब देख लीजिए कोई हमें यह ग्राफ दिया रहेगा, अब बोलेगा कि इसका हमें शून्यक निकालना है। जैसे बोलेगा x का शून्यक, x का शून्यक। तब देखेंगे कि x को कितना बार काट रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, 1 बार, यहाँ 4 बार। तो हमारा x का शून्यक कितना हो जाएगा 4। अगर पूछेगा y का शून्यक, तो देखेंगे कि y को कितना बार काट रहा है। तो y को कितना बार हमें काट रहा है 1 बार, तो हो गया 1। तो y का शून्यक क्या हो गया हमारा 1। तो आप ग्राफ से शून्यक निकालना भी सीख गए। तो अब अगला हेडिंग डालते हैं उभयनिष्ठ लेना, यानी कि कॉमन। अगला हेडिंग डालिए उभयनिष्ठ लेना, उभयनिष्ठ निकालना। उभयनिष्ठ निकालना तो लिखेंगे उभयनिष्ठ निकालने के लिए, उभयनिष्ठ निकालने के लिए वह मान सभी संख्या में होना चाहिए। बोल रहा है कि उभयनिष्ठ निकालना यानी कि कॉमन। तो बोल रहा है उभयनिष्ठ निकालने के लिए वह मान सभी संख्या में होना चाहिए। जैसे कि हमें दिया हुआ है 8x + 4। अब इसको हमें
बोलेगा कि इसमें से उभयनिष्ठ निकालिए, तब देखेंगे कि दोनों में कौन सा संख्या है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ निकाल सकते। तो देख लीजिए, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 1। तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ निकल गया। अब अगला हेडिंग डालेंगे कि बहुपद से शून्यक निकालना। बहुपद से शून्यक निकालना, बहुपद से शून्यक निकालना। जैसे में एगो कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x + 1, अभी इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम p x बराबर मान लेंगे कि x + 1, x + 1, तो हम x का मान 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1। अभी हमारा x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x + 1 बराबर इधर 0 है, तो हम बराबर को उधर भी लिख सकते। तो x + 1 बराबर 0। तो अब देख लीजिए x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -1। यही हमारा क्या हो गया, शून्य। तो आप बहुपद से शून्यक निकालना भी सीख गए। तो हमारा बहुपद का बेसिक क्लास समाप्त हो गया। तो हम कल के वीडियो में प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने दें।